नमस्कार साधकों। आज हम स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम करके श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक गणित, विज्ञान व तकनीकी के मूल्य जागृत हैं, उनसे जो टेक्स्ट बुक बनाने जा रहे हैं, उसका जो सेक्शन 1 है वो है स्थापत्य। स्थापत्य यानी कि ज्योमेट्रिक फॉर्मेट्स। इसका जो लेसन नंबर 1 है वो है स्थापत्य मापदंड। और रज्जु, ये मौलिक मूल्य। स्थापत्य मापदंड ये 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस और 6 स्पेस की जो बॉडीज़ हैं, हाइपरक्यूब 1, हाइपरक्यूब 2, हाइपरक्यूब 3, हाइपरक्यूब 4, हाइपरक्यूब 5 और हाइपरक्यूब 6, इन बॉडीज़ को एक साथ जो संयोग हो रहा है, इसका नाम है स्थापत्य मापदंड। ये फुल यूनिट के हाइपरक्यूब्स हैं, बॉडीज़ हैं, यानी कि ये -1, 0, 1 और 2, जिसका योग 2 होगा। 0, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4, 5, 14, 3, 4, 5, 6, 18 और 4, 5, 6, 7, 22। ये इसकी व्यवस्था है। ये स्थापत्य मापदंड है। और स्थापत्य रज्जु जो है, जो रस्सी है, ये जो रज्जु है, ये भी हाइपरक्यूब्स हैं, पर हाफ यूनिट के हैं। हाइपरक्यूब्स हाफ यूनिट, ये भी 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हाइपरक्यूब 1 छोटे h से लिखते हैं, H2, H3, H4, H5, H6। ये 1, 1.5, आधा और 0। इसका मूल्य 3 है। ये आएगा 1, 1.5, 2 और 2.5। इसका मूल्य 7 है। ये होगा 1.5, 2, 2.5 और 3। इसका मूल्य 11 है। ये होगा 2, 2.5, 3, 3.5। इसका मूल्य 15 है। ये होगा 2.5, 3, 3.5, 4 और 4.5। ये 19 है। और यहाँ पर होगा 3, 3.5, 4 और 4.5, ये 23 है। इस तरह से ये 2 अलग अलग मापने के व्यवस्थाएं हैं। फुल यूनिट में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में 2, 4, 2, 6, 10, 14, 18 और 22। और यही हाफ यूनिट में 3, 7, 11, 15, 19 और 23। ये व्यवस्था हमारे पास होगी, जिसके आधार पर आगे स्थापत्य किया जाएगा। स्थापत्य स्वयं में एक शब्द के रूप में जब इसको अपनाएंगे
तो इसका मूल्य 22 है, जो कि हाइपर क्यूब फुल यूनिट 6 के बराबर है। तो यहाँ जानने की सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये कि जब हम 6 अंक लिखेंगे तो इसका मतलब है हम 6 बार 1 लिख रहे हैं। ये जो 6 बार 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 है, इसके अंदर ये 6 व्यवस्थाएं हैं। यही 6 व्यवस्थाएं जब ये हाइपर क्यूब 1, हाइपर क्यूब 2, हाइपर क्यूब 3, हाइपर क्यूब 4, हाइपर क्यूब 5, हाइपर क्यूब 6, जैसे 6 के अंदर ये सब जागृत है, इसी तरह से इस हाइपर क्यूब 6 में जो ये हम इसका सिंबल ले रहे हैं, इसके अंदर भी यही 6 व्यवस्थित हैं। यही हम व्यष्टि समष्टि, ये जो हमारे पास सूत्र है व्यष्टि समष्टि, जो कि सूत्र 10 है, ये व्यष्टि और ये समष्टि, व्यष्टि को हम पार्ट कहते हैं और समष्टि को हम होल कहते हैं। किस तरह से अपने पास कोई पिंड होगा, कोई बॉडी होगी, वो जब खंडित की जाएगी, खंड बनाए जाएंगे, तो पिंड का खंड भी एक पिंड होगा और पिंड स्वयं तो पिंड है ही है। मान लीजिए हमारे पास ये क्यूब है, ये जो हमारे पास पिंड है, इस पिंड के अंदर जो द्रव्य है, जो 3 स्पेस का द्रव्य है, इस द्रव्य में से हम कुछ थोड़ा सा द्रव्य उठा लें तो ये भी हमारे पास पिंड है, बाहर वाला भी हमारे पास पिंड है, ये हमारे पास पार्ट है और ये हमारे पास होल है। किस तरह से पार्ट और होल एक जैसे होते हैं, यहाँ तक तो सामान्य व्यवस्था है कि हम कहें कि हमने एक मिट्टी का ढेला लिया और इस मिट्टी के ढेले से हमने 2 मिट्टी के ढेले बना लिए और इन 2 मिट्टी के ढेलों को हमने मान लिया कि ये दोनों एकत्रित होकर ये पहले वाला है। लेकिन जो अंदर का पिंड होगा और जो बाहर का पिंड होगा, उसमें कितना अंतर है, ये जानने की आवश्यकता है। जो हमारे पास ये क्यूब है, इसके 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसके 12 एजेस हैं, इसकी 6 सरफेसेस हैं और इसके पास एक घनता वाला है, घन है। ये जो हमारे पास 27 खंड बने, इनमें से ये 0 स्पेस है, ये 1 स्पेस है, ये 2 स्पेस है, ये 3 स्पेस है। तो 0 स्पेस के हमारे पास 8 खंड मिले, 1 स्पेस के हमारे पास 12 खंड मिले, 2 स्पेस वाले में 6 खंड मिले और 3 स्पेस वाला 1 खंड मिला। ये जो बाह्य स्वरूप है, आइए हम देखें कि इसके आंतरिक स्वरूप में क्या होगा। ये देखने में तो ऐसा ही लगेगा जैसा कि बाह्य है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ 3 स्पेस का है। यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये भी 3 स्पेस के हैं, एजेस हैं, ये भी 3 स्पेस के हैं, जो सरफेसेस हैं वो भी 3 स्पेस वाली हैं, घन तो 3 स्पेस वाला है ही है। ये अंतर जानना ही सही रूप में जानना है। इसलिए हमें सर्वप्रथम व्यष्टि और समष्टि के बारे में स्पष्टता से जानना होगा। ये हम सामान्य रूप से भूल कर बैठते हैं कि हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई एक पिंड है, मान लीजिए वर्ग है,
तो इसके जब टुकड़े करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये टुकड़ा और ये बाही टुकड़ा दोनों ही वर्ग हैं, दोनों ही धरातल हैं, इसलिए समांतर हैं। तो ये सामान्य गुण हो गया। सामान्यता, सामान्य जो गुण है वो इन दोनों को एक दिखाता है। तो ये जो व्यष्टि है और ये जो समष्टि है ये सामान्य रूप से एक जैसी है, लेकिन जो विशेष है इन दोनों के अंदर जो विशेष है वो इसका अंतर बताता है। ये आंतरिक जो हमारे पास वर्ग है इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये भी दो स्पेस हैं, इसकी जो एजेस हैं ये भी दो स्पेस हैं, इसका जो सरफेस एरिया है वो तो दो स्पेस का है ही है। लेकिन जो बाह्य है इसके अंदर ये कॉर्नर पॉइंट्स जो चार हैं ये जीरो स्पेस की व्यवस्था है, इसके जो एजेस चार हैं ये एक स्पेस की व्यवस्था है, और इसका जो धरातल जो घन जो एरिया है ये दो स्पेस की व्यवस्था है। ये जो अंतर है इस अंतर को जानना विशेष कहते हैं। तो हमें सामान्य क्या है और विशेष क्या है ये जानना होगा। सामान्य और विशेष, इनको सर्वप्रथम इन दोनों शब्दों को जानें। ये सामान्य 5, 11 और 10 ये 26 बनता है, और विशेष ये 9, ये 8 और 7 ये 24 बनता है। ये सामान्य और विशेष जब हम जान पाएंगे तो ही हम सोचेंगे कि हम स्थापत्य का जो स्थापत्य मापदंड है, ये जो मापदंड है ये मापदंड का देवता विष्णु है, और इसका जो माप है उसका देवता ब्रह्मा है। अब विष्णु 6 स्पेस का देवता है, ब्रह्मा 4 स्पेस का देवता है। ये 6 और 4 में क्या संबंध है ये जानने के लिए हमें जानना होगा ये 6 स्पेस डोमेन है और ये 4 स्पेस डायमेंशन है। हम जानते हैं कि हाइपरस्फिक्स में 4, 5, 6 और 7 है, ये डायमेंशन है, ये बाउंड्री है, ये डोमेन है और ये ओरिजिन है। हम यहाँ डायमेंशन में जाना चाहेंगे तो हम ब्रह्मा जी में जाना चाहेंगे, हम 4 स्पेस में जाना चाहेंगे, और यहाँ जाएंगे तो हम विष्णु के क्षेत्र में पहुँचेंगे। ये देखिए कि किस तरीके से 4 और 6 में जो अंतर है, 4, 5, 6 और 7 इन दोनों का अंतर 2 अंक का है। अब हमने देखा कि जो सामान्य है ये 26 है और जो विशेष है ये 24 है। ये जो 24 है ये डायमेंशन है और ये डोमेन है। अगर हम 3 स्पेस में होते तो हमारे पास ये जो 3 अंक आएगा, जो वॉल्यूम आएगी, और ये जो एक्सिस आएगी 1 अंक आएगा। इन दोनों के अंदर जो ये जो 2 का अंतर है ये असल में हमारे को डायमेंशन और डोमेन के अंतर के कारण से है। इसलिए जब हम सामान्य रूप में बातों को जानेंगे तो हमारे पास डोमेन दिखेगी, और जब विशेष रूप में जाएंगे तो हमारे पास डायमेंशन दिखेगी। इसलिए आज हम इस अध्याय में ये बात जानें कि हमारे पास वेद 4 विभाग वाला है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। ये अथर्ववेद का जो उपवेद है वो स्थापत्य उपवेद है, और स्थापत्य उपवेद का जो ग्रंथ हमारे पास आज जागृत स्वरूप में है ये इसका नाम है मानसारा, और मान का मतलब होता है मैयर।
जिसका मतलब जिससे मापते हैं, मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डायमेंशन है। जब हम आज क्यूब को, 3 स्पेस को हमारे भौतिक जगत में जाते हैं तो हम इसके अंदर एक जो है, जो एक्सिस है, उस पर मापते हैं। इस एक्सिस का उपयोग करके ही हम इसके अंदर इसके कोऑर्डिनेट्स और आगे सारा काम करते हैं। और जब 6 स्पेस में करेंगे तो हमें सब कुछ 4 स्पेस, 4 अंक को मानकर ही करना होगा। मतलब हमें ब्रह्मा जी ही इसके मान हैं। ब्रह्मा 6 स्पेस का मान है और विष्णु 6 स्पेस का विधान है। तो ये मान और विधान, इनको जानना ही हमें सही रूप में जानना है। इसके लिए ही हम स्थापत्य को जानने जा रहे हैं। ये स्थापत्य में जो इस लेसन में हम मापदंड और रज्जु, तो ये हमारे पास दंड है और दूसरा हमारे पास रज्जु है। ये जो रज्जु है और ये दंड है, ये 20 अंक वाला है और ये 15 अंक वाला है। तो ये 20 और ये 15, इसका अंतर जानने के लिए ही हमारे को 4 गुणा 5 और 3 गुणा 5 का विधान जानना होगा। तो यही हमारे पास एकाधिकेन सूत्र इस पर प्रभावी हो जाएगा। तो आज हम ये जानें कि हमारे पास मापदंड होना चाहिए, मापदंड है, और ये मापदंड जो है 6 स्पेस के अंदर, जो कि सूर्य है, इस सूर्य के अंदर किस तरह से 1 से लेकर 6 अंक तक, हाइपर क्यूब 1 से हाइपर क्यूब 6 तक, फुल यूनिट वाले और हाफ यूनिट वाले, ये 2 हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। जैसे ही हम इस 22 अंक की व्यवस्था और इस 23 अंक की व्यवस्था को दोनों को एक साथ लेंगे तो ये 45 अंक की जो व्यवस्था है, ये ब्रह्म नव ब्रह्म की व्यवस्था बनेगी। और यही नव ब्रह्म की व्यवस्था ही जानने के लिए, यहीं तक पहुंचने के लिए ही इस स्थापत्य का ज्ञान है और इसी के लिए ही ये मापदंड बनाए गए हैं। तो ये दंड का उपयोग और ये रज्जु का उपयोग, रस्सी का उपयोग, ये 2 तरह का उपयोग है। और वेद की व्यवस्था जानिए कि ये जो रज्जु है, इसका जो देवता है वो वासुकी नाग है। तो ये जो नाग है, ये प्रकृति में किस तरह के गुणों वाला है, किस तरह से इस नाग में विष होते हुए भी जीवन भी है, तो किस तरीके से मृत्यु का भी जीवन है और जीवन की भी मृत्यु है। इसको जानने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे को इस दंड और रज्जु का उपयोग करना आना चाहिए। और ये नाग जो है, ये शिव जी के गले का हार है। तो ये 5 स्पेस है। तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, तीनों मिलकर 15 अंक बनता है और ये 15 ही रज्जु है। इसलिए जब रज्जु को जानना होगा तो हमें त्रिमूर्ति को जानना होगा। ये त्रिमूर्ति ही हमारे पास ब्रह्मा, विष्णु व शिव के स्वरूप में हमारे पास है। तो इस त्रिलोकी के बारे में पूर्णता जानने के लिए हमें त्रिमूर्ति के आश्रित होना होगा और यही हमें रज्जु से दंड तक पहुंचाएगी। रज्जु 15 है और दंड 20 है। ये आखिरी कोनों में पहुंचने का तात्पर्य 16, 17, 18 और 19 बीच में होना अनिवार्य है। ये टोटल योग इसका 85 बनेगा और ये हमारे पास इतने ही अनुवाक हैं। ऋग्वेद में
साकल ऋग्वेद संहिता में जो 85 अनुवाक का विधान है वो यही विधान है। इस तरह से साधकों, हम आइए इस पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए अपनी मानसिक स्थिति को उसी तरह सचेतन करें जिस तरह से हम सचेतनता को प्राप्त होंगे, उसी तरीके का मान हम प्राप्त कर पाएंगे। ये मैयर को जानना कि अगर हम रेखा से a⁻1 से अगर हम कुछ मापना चाहें और अगर हम धरातल से 2 स्पेस से मान मापना चाहें या घन के माध्यम से आगे चलना चाहें, तो ये अपने आप में एक विद्या है। इस विद्या को अपनाना है, इस मान को, मैयर को हमें जानना है। तो ये डोमेन और डायमेंशन के अंतर को हमारे को जानना है। इन दोनों का अंतर जानते ही हमें दंड और रज्जु के उपयोग में सहायता मिलेगी। और ये दंड और रज्जु दोनों जो 35 का योग बना रहे हैं, ये पूर्वेन है, एकाधिकेन पूर्वेन। तो पूर्वेन के लिए हमें दंड और रज्जु को जानना होगा। ये पूर्वेन है, इससे ही हमें एकाधिकेन में जाना है। इसलिए हमें जो एकाधिकेन 40 अंक है, ये कौन सा द्रव्य है जिससे ये 40 बन रहा है, तो हम देखेंगे कि ये 13 स्पेस जो है, इसका जो 12 स्पेस जो है, इसका जो द्रव्य है, ये ही हमारे पास एकाधिकेन है। तो ये 12 का अंक जो है, ये a⁻6 12 b⁻5 है। और 12 का जो अंक है, यही शिव का अंक है। और इसलिए 5 के जब विघटन किया जाएगा तो 5, 3, 3 और 1, ये 12 होगा। ये सारी व्यवस्था स्वयं में क्रम अनुसार जागृत हो रही है और इस जागृतता को अपना लेना ही अपनी मानसिक स्थिति को इसके स्वरूप बनाना है। साधकों, अभ्यास और वैराग्य से ही हम अपनी मानसिक स्थिति को, अपनी बुद्धि को चेतना की अलग अलग भूमियों में जागृत गुणों को अपनाने के लिए समर्थ वाले हो पाएंगे। धन्यवाद।